हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो पहली क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। बैंक ऑफ जापान ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स को लिस्ट डाउन किया है सीबीडीसीज को लॉन्च करने के, कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को लॉन्च करने के क्या विशेषताएं रह सकती हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। अभी वहाँ पे डिजिटल येन लॉन्च करने की बात चल रही है और बैंक ऑफ जापान ने इससे पहले एक रिपोर्ट सबमिट करी है। उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा है। जो मेन उन्होंने डिस्कस करे हैं उसमें से सबसे पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कस करा कि क्या जो लेजर होगा वो एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा या सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगा। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करेंगे सिस्टम को, तो जो सिस्टम होना चाहिए वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, ताकि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और अगर जो लोग बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे खोए ना। और अगर ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज बनाया जाता है तो इसमें जो है ट्रस्टलेस सिस्टम हो जाएगा और अपने आप चलता रहेगा और किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की इसमें परमिशन या कि इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा उन्होंने जो पॉइंट डिस्कस करा है वो करा है कि अगर इसको डिजिटली हम लॉन्च करते हैं तो जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा सही माना जा सकता है। बिकॉज इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है वो डिजिटल सेवी नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में फ़ोन्स हो गए, डिजिटल फ़ोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स है, उनको यूज़ करना नहीं जानते, या फिर अभी भी जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट से उससे वाकिफ़ नहीं है। तो अगर इंडिया में भी सीबीडीसीज लॉन्च करती हैं तो ऐसी अप्रोच रखनी पड़ेगी जिससे आम इंसान जिसे टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है वो भी सीबीडीसीज का लॉन्च कर सके या फिर उसका यूज़ कर सके। तो जापान में इस तरह के पॉइंट्स पे डिस्कशन किया जा रहा है, जबकि इंडिया में अभी तक इसकी कोई बात नहीं चल रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि किस तरीके से सीबीडीसी के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर किस तरीके की टेक्नोलॉजी हो सकती है। बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम बात करें डिजिटल करेंसीज की, चाहे हम बात करें ब्लॉकचेन की, इंडिया में स्टार्टअप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं इसको लॉन्च करवाने में। एक और जो बहुत ही वाइटल पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है बैंक ऑफ जापान ने अपनी रिपोर्ट में, कि अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं है और किसी वजह से इंटरनेट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि उसको एक्सेस किया जा सके, तो क्या उस टाइम पे भी सीबीडीसीज को लॉन्च किया जा सकता है या फिर यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज ये जो डिजिटल करेंसीज होती हैं, जब भी आपको ट्रांसफ़र करना होता है मोस्टली आप इसको ऑनलाइन जाके ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे एक्सचेंजेस के थ्रू चाहे वॉलेट्स के थ्रू। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पे उस टाइम पे इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं और बहुत सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है वो आते रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शंस रहती है इंटरनेट की। तो इसको कैसे पॉसिबल किया जाए, तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे हैं। तो ये जो सीबीडीसीज के ऊपर डेवलपमेंट हम बार बार क्रिप्टो न्यूज़ में उसको क्यों कवर करते हैं, उसका रीज़न ये है कि सीबीडीसीज जब भी आएंगी वो एक नया गेटवे लेके आएंगी। जो मास अडोप्शन की हम बार बार बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है वो सीबीडीसीज बन सकती हैं। यूके हो, चाइना हो, यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, ये सारी कंट्रीज जो हैं ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट को भी सीबीडीसीज को लॉन्च करने के ऊपर काम करना चाहिए। जो भी उनको हेल्प चाहिए वो ब्लॉकचेन जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के बढ़िया, उनसे बात कर सकते हैं। और आई एम प्रेटी श्योर कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके ऊपर काम करेगी, बिकॉज सारी जो दुनिया की कंट्रीज है वो उसके ऊपर काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। और जो भी कंट्रीज को लॉन्च कर देगी वो काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेगी। जैसे ऑलरेडी चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है और उन्होंने अपना बीटा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, बीटा टेस्टिंग हो रही है 2 शहरों में उनके। तो उसके भी रिजल्ट्स देखते हैं कैसे निकल के आते हैं और किन कंट्रीज में बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर सॉफ्ट लॉन्च स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है स्टेबल कॉइन्स की तरफ से। यूएसडीसी जो कि सर्कल एंड कॉइनबेस के द्वारा फंडेड है क्रिप्टो करेंसी, जो स्टेबल कॉइन है जिसकी एक जो वैल्यू है वो $1 यूएस डॉलर के बराबर है, उसका जो टोटल मार्केट कैप है वो $1 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है आफ्टर यूएसडीटी जो कि टीथर लॉन्च करता है या इशू करता है। उसके बाद यूएसडीटी सेकंड स्टेबल कॉइन है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि यूएसडीटी और यूएसडीसी में क्या डिफरेंस है। मोस्टली डिफरेंस तो कुछ ऐसा खास नहीं है, दोनों स्टेबल कॉइन्स है, दोनों की वैल्यू सेम है, $1 के बराबर है यूएस डॉलर के। मेजर डिफरेंस है कि यूएसडीटी को टीथर इशू करता है जबकि यूएसडीसी को कॉइनबेस और सर्कल द्वारा इशू किया जाता है।
तो ये मेजर डिफरेंस है। और जो यूएसडीसी है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है, जैसे उसकी इशुएंस होती है, जबकि यूएसडीटी जो है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम है। और यूएसडीटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगते रहे हैं कि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $10 बिलियन से भी ऊपर हो चुका है, यानी कि उसके पास $10 बिलियन के यूएस डॉलर्स होने चाहिए, जबकि पीछे रिपोर्ट भी आई थी कि उनके पास इतने डॉलर्स नहीं है। तो हो सकता है कि जो बैकिंग हो, यानी कि आपको जो आप मान लीजिए $1 बिलियन को इशू करते हैं, तो आपके पास $1 बिलियन के रिजर्व्स भी होने चाहिए, तो उनके पास उतने रिजर्व्स नहीं हैं। अभी उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि हमारे पास अथीरियम है और बाकी सारे एसेट्स के साथ उनको बैक करते हैं, हमारे पास 100% यूएस डॉलर की बैकिंग नहीं है। तो आगे देखते हैं कैसे यूएसडीटी जो ये कंसर्न्स हैं उसको दूर करता है। ट्रांसपेरेंसी के मामले में यूएसडीसी यूएसडीटी से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और देखते हैं कि कैसा उसका ग्रोथ आगे रहता है। स्टेबल कॉइन्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो मेजर अभी इसमें जो ग्रोथ दिखी जा रही है वो कंपाउंड की वजह से आई है। कंपाउंड का जो गवर्नेंस टोकन है जैसे ये लॉन्च हुआ है, स्टेबल कॉइन्स की जो ग्रोथ है और इशू रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और आगे जाके जब कोई भी गवर्नेंस टोकन आएगा, जो भी डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, तो भी जो स्टेबल कॉइन्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और स्टेबल कॉइन्स की वजह से जो आम इन्वेस्टर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है। अब आप कहेंगे कि स्टेबल कॉइन्स क्या हेल्प करते हैं ग्रोथ में, तो आप मान लीजिए आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया और आज आप उसकी प्राइस है $10,000, कल को बिटकॉइन जंप करके $15,000 पे चला जाता है, तो मान लीजिए आपको $5,000 का फ़ायदा हो गया। अब आप कहते हैं कि $15,000 पे मुझे लिक्विडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको जो बिटकॉइन को चेंज करके यूएसडीटी में रख लेंगे या यूएसडीसी में रख लेंगे। और जब भी आपको लगेगा कि हाँ अब दोबारा से हमें किसी में इन्वेस्ट करना है, तो आप इमीडिएटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि अगर स्टेबल कॉइन्स नहीं होते तो आपको आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ता और दोबारा से फंड ऐड करने पड़ते, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस है। जबकि यूएसडीटी और यूएसडीसी की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं आता, बिकॉज डॉलर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। उसकी वजह से आप जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे बच सकते हैं। और स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन का मतलब ये है कि उसकी स्टेबल वैल्यू रहेगी, इसकी वजह से स्टेबल कॉइन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है सिंगापुर की तरफ से। सिंगापुर में एक आदमी को 72,000 सिंगापुर डॉलर का फाइन लगाया गया है। अब फाइन लगाने का क्या रीज़न रहा है, वो एक मार्केटिंग पर्सन था जो कि वन क्वाइन पोंजी स्कीम में पार्टिसिपेट किया था। उसने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को धोखा दिया था। अराउंड 1200 के ज़्यादा इन्वेस्टर्स को उसने पैसे लगवाए थे और इस पोंजी स्कीम में पार्टिसिपेट करवाया था। तो उनके जो फंड्स थे उनको सबको उसने चुरा लिया और वहाँ से उड़ा के भाग लिया। और अब सिंगापुर पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोटा तगड़ा फाइन लगाया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि वन क्वाइन जो पोंजी स्कीम थी वो एक्चुअल में थी क्या। उसमें $4.4 बिलियन के फंड लोगों ने इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद वो कंपनी गायब हो गई थी, फंड भी सारे उड़ा के ले गई थी। और इसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, चाइना में अरेस्ट किया गया था, यूएसए में अरेस्ट किया गया था। तो इसमें करते क्या थे, वो लोगों को कहते थे कि आप एजुकेशनल कंटेंट खरीदिए, जिसकी जो कॉस्ट होती थी $1,000 से लेके $2 लाख तक होती थी। उसके बदले में उनके कुछ एजुकेशनल कंटेंट मिलता था और कुछ कॉइन्स मिलते थे। उन कॉइन्स को यूज़ करते हुए आप वन कॉइन को माइन कर सकते थे, जबकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। और 2017 में जो एक्सचेंज पे वो काम करते थे वो बंद होगी इमीडिएटली। और जो लोगों के $4.4 बिलियन के जो फंड थे वो उड़ा के ले गए थे वो लोग इन्वेस्टर्स। जो लोगों के जो $4.4 बिलियन के जो फंड्स थे वो उन्होंने गायब कर दिए थे। तो ये सबसे बड़ी पोंजी स्कीम कहा जा सकती है। जैसे कि आपने आपको पहले भी बताया था, प्लस टोकन नाम से भी एक पोंजी स्कीम थी। तो बहुत सारी पोंजी स्कीम्स आती रहती हैं क्रिप्टो में, बिकॉज अभी नया एसेट क्लास है। तो लोग कहते हैं कि इसमें जो स्कैम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज लोगों को नहीं पता कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब एक और नया स्कैम चल पड़ा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे लोगों से फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये जो सारे स्मार्ट फंड या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे जो भी फंड लिए जा रहे हैं, बाद में ये कंपनीज नहीं मिलेंगी, बिकॉज जो इनकी वेबसाइट्स हमने चेक करी हैं वो सही नहीं है, वहाँ पे कोई भी टीम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको ये जो स्कैम्स हो रहे हैं इससे बचना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सजग तरीके से काम करना होगा और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। हम बार बार एक ही चीज़ को एम्फसाइज करते हैं कि डू योर ओन रिसर्च, आप खुद की रिसर्च करिए। अगर हम भी फिनस्ट्रीट भी आपको कुछ चीज़ बताता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो आप खुद की रिसर्च करिए पहले। अगर आपको लगता है कि वो सही है तभी आप पैसा डालिए। सो गाइस, आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और आप किन टॉपिक्स पे हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या चाहते हैं कि हम टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन जो हमारी न्यू वीडियोस आएंगी उसकी मिस ना कर सकें और आप इमीडिएटली वीडियो को देख सकें। थैंक यू गाइस।